आगे बढ़ाएंगे। यूनिट का नाम तो आप लोग जान ही रहे हैं, यूनिट है यूनिट 4 और नाम आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 6। हम लोग इसके पहले 5 लेक्चर देख चुके हैं, आज का लेक्चर नंबर 6 हम लोग देखेंगे। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको पिछले लेक्चर के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है, ध्यान से पूरा सुना है, तो आपको जरूर याद होगा कि पिछले क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था। आपको अच्छी तरह याद है कि मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था, टॉपिक का नाम था सेल्फ इंडक्शन। ये टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले क्लास में। सेल्फ इंडक्शन यानी अपने आप इंड्यूस होना, और मैंने आपको बताया था, मैं आपको थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ कि इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था। देखिए, एक कॉइल था इस तरह से, कॉइल से करंट पास हो रहा है आई, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब पास होंगी, यही फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई, और जब कॉइल से करंट जो बह रहा है उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, तो साथ ही साथ मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता है। और बच्चों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब फ्लक्स चेंज होता है तब क्या होता है, बताइए। ठीक, बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने। जब भी किसी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल में ईएमएफ जनरेट होता है, ये ई इंड्यूस्ड होता है, मतलब जनरेट होता है, मतलब प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस घटना में हम लोगों ने देखा कि करंट एक कॉइल से पास कर रहा है, करंट का मैग्नीट्यूड चेंज किया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया, इसके चलते ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और इसी घटना को बोला जाता है सेल्फ इंडक्शन। पिछले क्लास में हम लोगों ने यही देखा था। और एक चीज, इसका जो फॉर्मूला आया था वो आया था फाई इक्वल टू एल आई, ये पहला था, और इसी तरह से आया था ई बराबर एल डी आई बाई डी टी। ये दो फॉर्मूला हमारे सामने आए थे। फाई इक्वल टू एल आई, फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, एल क्या है, ये एक कांस्टेंट था, एल इज ए constant which is known as coefficient of self inductance or self inductance। सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं इसको, एल को। यहाँ भी एल कांस्टेंट के रूप में है, यहाँ भी एल कांस्टेंट के रूप में है, दोनों जगह आप देख रहे हैं। अब आज हम लोग इसका यूनिट और डायमेंशन फाइंड करेंगे कि इस एल का यूनिट क्या होता है और डायमेंशन क्या होता है। ये बिल्कुल आसान है। यूनिट और डायमेंशन में आपको बता दूं, कभी भी रटना नहीं है, किसी भी चीज का यूनिट रटना नहीं है, क्योंकि अगर आप रट के एग्जामिनेशन में जाते हो तो आप निश्चित रूप से भूल जाएंगे। तो उसका उपाय क्या है, आप अच्छे से समझ लीजिए कि आखिर यूनिट कैसे आया, कैसे हम लोग डायमेंशन लिखते हैं। अगर आपके माइंड में ये सेट हो गया कि यूनिट और डायमेंशन कैसे लिखना है, एक बार आपने खुद से लिख लिया, तो विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए, आप एग्जामिनेशन में कभी नहीं भूलेंगे कि इसका यूनिट क्या है, इसका डायमेंशन क्या है। हाँ, कुछ बेसिक क्वांटिटीज का यूनिट और डायमेंशन हमें याद होना चाहिए, जो हम 11th क्लास से फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हैं। सपोज फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम,
टाइम, ये सब बहुत बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। वर्क, इन सब का यूनिट हमें याद होना चाहिए, डायमेंशन याद होना चाहिए, तब उसी को हम लोग आगे बढ़ाकर बाकी चीज़ों का, कॉम्प्लेक्स फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूनिट और डायमेंशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अभी उसका एग्जांपल मैं आपके सामने दिखाऊंगा। आप देखिए किस तरह से अभी हम लोग इस L का यानी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का यूनिट फाइंड करेंगे। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, 1 मार्क का क्वेश्चन होगा। ध्यान से आप देखिए। पहले हम लोग यूनिट देखते हैं, यूनिट ऑफ L। तो पहले फॉर्मूला क्या है, वी हैव phi इक्वल टू Li। ध्यान से देखिए किसका निकालना है यूनिट, हमें L का यूनिट निकालना है। तो L को हम इधर रखेंगे, ये phi तो ऊपर आएगा और ये I इसके नीचे आ जाएगा, यानी L इक्वल टू आ गया phi बाई I। अब phi क्या है जल्दी से बताइए। ठीक, मैग्नेटिक फ्लक्स। आप जान रहे हैं phi क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैंने आपको उसका यूनिट बताया था वेबर। नीचे क्या है, करंट, बहुत ही बेसिक क्वांटिटी है, आप अपने स्कूल के दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। करंट का यूनिट होता है एम्पियर, तो ये बन गया वेबर पर एम्पियर। और इस वेबर पर एम्पियर को हम लोग बोलते हैं हेनरी। ये साइंटिस्ट के नाम है। आपको पता है जब भी किसी साइंटिस्ट का नाम यूनिट के रूप में यूज होता है तो उसका पहला लेटर स्मॉल लेटर होता है। ध्यान से देखिए, जब भी किसी साइंटिस्ट का नाम यूनिट के रूप में यूज होता है तो उसको लिखने का जो तरीका है वो है फर्स्ट लेटर आपको स्मॉल लेटर लिखना है। अगर आप इसको एक ही बार लिखना चाहते हैं, एक लेटर से डिनोट करना चाहते हैं, तो हम लोग इसको कैपिटल H से लिखेंगे। तो वेबर पर एम्पियर या हेनरी या H, ये तीनों चीजें एक ही हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो आप तुरंत टिक लगाइएगा हेनरी में। ठीक, अब यहाँ एक और फॉर्मूला है E इक्वल टू L di/dt। इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं कैसे। ऑल्सो वी नो E इक्वल टू L di/dt। तो L इक्वल टू क्या होगा, E इधर रहेगा, ये dt यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये di, ये जो di है ये आपको नीचे आ जाएगा डिवाइड। अब हम लोग यहाँ से इसको पुट कर सकते हैं। ये क्या है, EMF यानी वोल्टेज। वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट, पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, V से डिनोट करते हैं। टाइम का यूनिट तो बहुत ही आसान है, सबको पता है, सेकेंड, S लिख दिया। अब नीचे क्या है, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। जैसे यहाँ करंट का यूनिट एम्पियर आया था, ठीक इस तरह से यहाँ करंट का एम्पियर आ गया सेम। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, इस तरह से लिख सकते हैं। और इसी को हम लोग फिर से क्या लिखेंगे, हेनरी और H, ये हो गया यूनिट। अब हेनरी जो है बड़ा यूनिट है, हम लोग अक्सर न्यूमेरिकल बनाने समय छोटे यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, छोटे यूनिट्स का यूज करते हैं। तो अगर कहीं पर लिखा हो 1 मिली हेनरी, तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10 टू द पावर -3 हेनरी, इस तरह से लिखेंगे पहला। और दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, 1 माइक्रो हेनरी, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 10 टू द पावर -6 हेनरी, ये हो गया यूनिट। अब हम लोग बढ़ते हैं डायमेंशन की तरफ। आइए देखते हैं कि इसका डायमेंशन किस तरह से प्राप्त करेंगे। डायमेंशन ऑफ L, तो फिर से उसी फॉर्मूला को लेकर चलेंगे हम लोग डायमेंशन निकालने के लिए। phi इक्वल टू Li, या तो इससे निकाल सकते हैं या तो E बराबर L di/dt इससे निकाल सकते हैं, जिससे आपको सुविधा हो आप उसका यूज कर सकते हैं। चलिए इसी से देखते हैं, E इक्वल टू L di/dt, हमें L का निकालना है, L बराबर हो जाएगा
बटा डी आई, ठीक है। ई यानी क्या हो गया, ईएमएफ यानी क्या हो गया, वोल्टेज। अब हम लोग इसका पहले लिखेंगे डायमेंशन, फिर इसका लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे, आपस में सबको अरेंज करके सॉल्व करेंगे, हमारा फाइनल डायमेंशन मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा बता दूं, पोटेंशियल यानी भी जो यहाँ पर ई के रूप में है, उसका होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। भी यानी कि पोटेंशियल, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं वर्क बाय चार्ज, तो लिखेंगे वर्क बाय चार्ज। इधर क्या है, टी से, टी से हो गया टाइम, यहाँ क्या आई से हो गया करंट। अब देखिए चारों बेसिक यूनिट्स आपके सामने आ गई। अब आपको इसका डायमेंशन लिखना है, सबको अरेंज कर देना है। वर्क का डायमेंशन बहुत ही आसान है, ml2 t-2 वर्क हो गया। इसके बाद टाइम के लिए हम लोग t लिखेंगे। चार्ज, चार्ज को डिनोट करते हैं q से, और इसका डायमेंशन होता है 80। अब ये 80 कैसे आया, ये जरा समझ लीजिए। करंट का फॉर्मूला I बराबर होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, तो Q बराबर हम लोग लिख सकते हैं I इंटू टी। I का डायमेंशन के रूप में A का इस्तेमाल होता है, और T के लिए तो कैपिटल T ही होता है, ये पता है आपको। तो Q यानी चार्ज का डायमेंशन हो गया 80। अब इसी को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा AT। दूसरा करंट, करंट का आपको पता है एम्पियर, ए जैसे यहाँ पर करंट का क्या लिखा हमने, एम्पियर, तो यहाँ पे करंट का क्या होगा, एम्पियर। अब इसको कुछ नहीं करना है, बस इसको अरेंज करके सॉल्व करना है। आइए देखिए, एम एल, देखिए एल स्क्वायर, एल कहीं पर और है, कहीं नहीं है, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। टी देखिए -2, यहाँ पर टी एक है, यहाँ पर दूसरा टी, तो ये टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा ये ऊपर वाला टी -2। फिर देखिए ए और ए से, एक ए और दो, तो ए का पावर हो गया 2, जब ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा ए का पावर -2। यही आपका डायमेंशन निकल गया, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस। तो आपके सामने यहाँ पर यूनिट भी है और यहाँ पर डायमेंशन भी है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आशा है आप लोग सब लोग नोट कर रहे होंगे, धीरे धीरे समझ रहे होंगे। आइए हम लोग अपने आगे के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा टॉपिक है हमारे सामने म्यूचुअल इंडक्शन। हम लोगों ने कल पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन, आज हम लोग पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। म्यूचुअल वर्ड जैसा आप सुन रहे हैं, म्यूचुअल का मतलब क्या है, एक दूसरे से। म्यूचुअल, दो कॉइल हमारे पास है और उन दोनों कॉइल के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसी को हम लोग देखेंगे म्यूचुअल इंडक्शन के रूप में। आइए देखते हैं, सबसे पहले फिगर को समझने की कोशिश कीजिए, तब आपको आगे समझ में आ जाएगा। हेडिंग है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। ये भी क्वेश्चन मैंने कल आपको लिखा था, आपको याद होगा, आपने वीडियो देखा होगा। कल मैंने बताया था कि जो सेल्फ इंडक्शन है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में आता है 3 मार्क्स का। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक उसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन, और ये भी है आपको 3 मार्क्स का ही। आइए फिगर को समझते हैं। इसमें हम लोगों ने दो कॉइल है, एक कॉइल है ये इस तरह से, यहाँ पर एक की लगी हुई है, की या स्विच बोल सकते हैं। ये बैटरी है, इस तरह से कनेक्शन किया हुआ है, ये प्लस है ये माइनस है, करंट इधर इंड्यूस होगा, फ्लो करेगा। ठीक इसके बगल में एक दूसरा कॉइल हम लोगों ने लिया, ये इससे बिल्कुल सटा हुआ है, इसमें हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया, ये G है। अब यहाँ जो मैग्नेटिक फ्लक्स होंगी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इन्हीं को फ्लक्स बोलते हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से। टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स, विच इज डिनोटेड बाय किससे, फाई से। और ये बताइए जल्दी से, स्केलर है कि वेक्टर है, मैंने आपको बताया है, आपको याद होगा।
बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि क्या होगा, सोचिए, थोड़ा दिमाग पर जोर दीजिए। इसीलिए बार बार आपको कहा जाता है कि वीडियोस जो आपको दिए जा रहे हैं, जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसको स्किप नहीं करना है, ध्यान से पूरा वीडियो देखना है। तो अभी आपको याद आ गया होगा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये नंबर है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आइए अब देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। ये के स्विच की, ये बैटरी, ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को आप फिर से समझिए। एक कॉइल प्राइमरी की लगा हुआ है, बैटरी से कनेक्टेड है, और दूसरा कॉइल है सेकेंडरी, इसमें हमने गैल्वेनोमीटर लिया है। चलिए इसको लिख देते हैं, पी प्राइमरी कॉइल विच इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दूसरा है सेकेंडरी एस। सेकेंडरी कॉइल में क्या करंट फ्लो हो रहा है, कोई सोर्स है, देखिए ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। बताइए, सेकेंडरी कॉइल में कोई भी करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल सही सोचा आपने, सेकेंडरी कॉइल में कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है। जो करंट पास हो रहा है प्राइमरी से हो रहा है। सेकेंडरी में क्या लगा हुआ है? गैल्वेनोमीटर। चलिए उसको लिख देते हैं, S फॉर secondary coil having a galvanometer। अब इसमें होता क्या है वो ध्यान से समझिए। जब हम लोग की को क्लोज करते हैं, करंट फ्लो होने लगता है। करंट फ्लो हो रहा है प्राइमरी कॉइल में। अब इसके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो रहा है, बन रहा है, वो लिंक हो जा रहा है सेकेंडरी कॉइल से। लिंक्ड हो जा रहा मतलब कनेक्ट हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है। जुड़ क्यों रहा है? क्योंकि आप ध्यान से फिगर को देखिए, दोनों कॉइल्स एक दूसरे के नज़दीक रखे हुए हैं। तो प्राइमरी में करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो उसका प्रभाव सेकेंडरी में पड़ रहा है, क्योंकि प्राइमरी में करंट का मैग्नीट्यूड घट बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी में चेंज होते जाएगा। और आप जान रहे हैं कि जब सेकेंडरी में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इस सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए दो क्लासरूम्स चल रहे हैं अगल बगल। एक क्लासरूम में पूरी शांति है, बच्चे शांति से पढ़ रहे हैं, दूसरे क्लासरूम में बच्चे हल्ला कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पहले क्लासरूम का जो नॉइस है, जो डिस्टर्बेंस है, दूसरे क्लास को डिस्टर्ब करेगा। हालांकि दोनों क्लास के बीच सेपरेशन है, एक दीवार है, फिर भी पहले क्लास में जो भी हलचल हो रही है, जो मूवमेंट हो रहा है, उसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? सेकेंडरी वाले में पड़ रहा है। यही चीज़ यहाँ है। हम लोग करंट को घटा बढ़ा रहे हैं प्राइमरी कॉइल में, लेकिन उसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? सेकेंडरी कॉइल में। इसी घटना को बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए, व्हेन करंट passes through primary coil, then magnetic flux is linked with the secondary coil। प्राइमरी कॉइल में करंट पास कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड हो गया सेकेंडरी से। व्हेन द करंट इन प्राइमरी कॉइल चेंजेस, बदलता है, देन मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the secondary coil also changes, वो भी चेंज करता जाएगा।
हेंस या इन दिस वे, इस तरह से जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा क्या जनरेट होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। इन दिस वे ईएमएफ इज induced in secondary coil. This phenomena is known as mutual induction। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन, इस घटना को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो प्रॉपर्टी है कपल्ड कॉइल का। अभी मैंने एक वर्ड यूज किया कपल्ड कॉइल। कपल्ड का मतलब जोड़ा, यानी कि दो। पिछले बार हम लोगों ने देखा था सेल्फ इंडक्शन, उसमें एक ही कॉइल था, लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन, उसमें दो कॉइल्स हैं, दोनों कॉइल आपस में नजदीक रखे गए हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा कपल्ड कॉइल। तो हम बोल सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन एक फिनोमिना है, एक घटना है किसकी, कपल्ड कॉइल का, जिसमें करंट चेंज होता है प्राइमरी में परंतु ईएमएफ जनरेट होता है सेकेंडरी में। इस तरह से भी बोला जा सकता है। अब इसमें फिगर में क्या क्या है, कल जिस तरह से हम लोगों ने इसका एनालिसिस किया था, कांस्टेंट को निकाला था, आज ठीक उसी तरह से हम लोग करेंगे। अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो आप एक बात नोट करते होंगे, मेरा पढ़ाने का तरीका पूरा एक जैसा है। आप लोग जो पिछले बार जो देखे वही चीज़ को मैंने आगे बढ़ाया, उसी पैटर्न पर मेरा नोट्स है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप अगर एक चीज़ अच्छा से पढ़ते हैं, दूसरा आप खुद ब खुद लिख सकते हैं, इतना मेरा भरोसा है और मुझे आप पर विश्वास भी है। तो मेरा भरोसा आप लोग तोड़ने नहीं दीजिएगा, मुझे पता है, मेरा विश्वास आप लोग कभी ख़त्म नहीं कीजिएगा। आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। कल हम लोगों ने लिखा था लेट, यहाँ पर क्या क्या है उसको लिखते जाएंगे। आई क्या है, करंट है, विच इज पासिंग इन, कहाँ पर पास कर रहा है, प्राइमरी कॉइल में। उसके बाद क्या है, फाई है, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड मतलब कि जुड़ा हुआ, विथ द किससे जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी कॉइल से, सेकेंडरी कॉइल। अब देखिए करंट हो गया, फ्लक्स हो गया, क्या हुआ बचा, ई फॉर ईएमएफ, ई इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, और तो कुछ नहीं, बाकी तो सब आप जान रहे हैं। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है P फॉर प्राइमरी, S फॉर सेकेंडरी, K फॉर की है, B फॉर बैटरी है। ये सब कॉमन चीज़ें आप पहले से जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं वी कैन राइट फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये बात कल भी मैंने लिखी थी और आज भी लिख रहा हूँ। और फाई बराबर एम आई, ये कांस्टेंट देना पड़ेगा, वेयर एम इज ए कांस्टेंट विच इज known as coefficient of mutual induction और mutual inductance। कल यही चीज आया था, फाई इक्वल टू एल आई, आज आएगा फाई इक्वल टू एम आई। दोनों चीजें बराबर है, सेम है। यहाँ से एम का यूनिट और डायमेंशन आप निकालेंगे, मैं नहीं निकालूंगा। और ठीक जिस तरह से आज हम लोगों ने एल का यूनिट और डायमेंशन निकाला है, बिल्कुल उसी तरह से कोई चेंज किए बिना एम का आप लोग यूनिट और डायमेंशन निकालेंगे। मैं आपकी सुविधा के लिए बता दूं
जो यूनिट एल का है यानी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का हेनरी, वही यूनिट होगा म्यूचुअल इंडक्शन का, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस का हेनरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फिर से सुन लीजिए। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का यूनिट सेम होता है हेनरी, ठीक। और दोनों का जब यूनिट सेम है तो दोनों का डायमेंशन भी सेम होगा, उसमें कोई फर्क नहीं होने वाला, दोनों बातें बराबर है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, आज के हम लोग लेक्चर को यहीं समाप्त करेंगे। आशा है आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे, स्किप नहीं करना है। बार बार मैं एक बात बोल रहा हूँ, हम लोग जो इतनी मेहनत से वीडियो आपके लिए तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, अगर आप 1 मिनट 2 मिनट छोड़िए, मिनट तो दूर की बात है, अगर आप 10 सेकंड भी वीडियो को स्किप करते हैं तो हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे छूट जाए, फिर आपको बाद वाली चीज़ें समझने में दिक्कत होगी। इसीलिए मेरा आग्रह है, रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से बार बार देखिए। जो भी दिक्कत है, समस्या है, मैं आपके लिए सेल्फ सॉल्व करने के लिए आपके सामने प्रेजेंट हूँ। आप हमसे सहायता ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, स्टे होम, स्टे सेफ और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू वेरी